मौत के बाद पाकिस्तान ने पूरे देश में आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है। वहीं कई जगहों पर मुठभेड़ में 37 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 2 दिन पहले ही लाहौर में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में पिछले एक सप्ताह में ये 5वां बम धमाका है। कल हुए धमाके की जिम्मेदारी ISIS ने ले ली है। पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही एक्सपर्ट ने कहा कि पूरे विश्व को इस मामले पर कोई ठोस कदम उठानी चाहिए। मिड डे मील घटना पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे भविष्य में बच्चों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ न हो। चाचा और भतीजे के चुनाव से पहले शुरू हुई ये लड़ाई चुनाव के मैदान में भी जारी। शिवपाल का नाम लिए बिना अखिलेश ने कहा कि हमने लोगों पर ज्यादा ही भरोसा कर लिया। जिन पर भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। सपा नेता और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त है, लोगों का समर्थन और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कहने पर तंज कसता कि उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया है। लालू प्रसाद ने किसी का नाम लिए बिना ट्वीट कर लिखा, पंजाब में खून का बेटा उत्तर प्रदेश में दत्तक पुत्र, गजब है, इतना मत हंसाओ। हिमाचल के मंडी में स्कूल बस पलटने की खबर है। इस हादसे में 25 से ज्यादा बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में पहुंचाया गया जहां कई बच्चों की हालत गंभीर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। उनको विदेश मंत्रालय की सोशल मीडिया में पहुंच के विस्तार और संवेदनशील मुद्दों को कुशल तरीके से निपटने का श्रेय दिया जाता है। कभी रेत के ऊपर तो कभी समुद्र के बीच आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर दरअसल यूएई इस तरह के कारनामे करते रहता है। इनके बीच वो आर्टिफिशियल रेन और तरह तरह के रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करता है और अब उसने नया टारगेट सेट किया है, वो है मंगल पर एक नया शहर बसाने का। 100 साल बाद यानी 2117 तक वो पहली बस्ती बसाएगा लाल ग्रह यानी मंगल पर। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रदूषण रहित मसदर हाईटेक शहर के बाद मंगल की ओर करने की योजना बनाई है। यूएई ने मंगल ग्रह पर साल 2117 तक पहला शहर बसाने की योजना पेश कर दी। अगले कुछ दशकों में वो लोगों को इस लाल ग्रह की सैर भी कराना चाहता है। यूएई की सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना में विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिक संस्थानों का सहयोग लेगी। इस अमीर खाड़ी देश ने राष्ट्रीय कैडर तैयार करने की योजना बनाई है जो अगले कुछ दशकों में लोगों को मंगल पर ले जाने में वैज्ञानिक सफलता हासिल कर सकते हैं। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में इस महत्वपूर्ण परियोजना का ऐलान किया गया। इस सम्मेलन में 138 सरकारों, 6 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि दूसरे ग्रहों पर कदम रखना इंसानों का पुराना ख्वाब रहा है और हमारा मकसद ये है कि वे इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती दी। गौरतलब है कि भारत ने अपने मार्स मिशन के तहत मंगलयान को भेजा था। मंगलयान इस वक्त धरती से 20 करोड़ किलोमीटर दूर है और एकदम ठीक अवस्था में है। इसे बनाने वाले इसरो संस्थान का कहना है कि 450 करोड़ के इस मिशन को अभी मार्स का चक्कर लगाते 15 महीने ही हुए, लेकिन ये कम से कम 10 और नए साल का गवाह बन सकता है। एक तरफ हम मंगल पर बसने की कोशिश करें तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आज भी लोग पत्थर से लड़ाई करते हैं। जी हां, कश्मीर में प्रशासन ने पत्थरबाजों को निर्देश दिया और कहा है कि जहां भी मुठभेड़ हो रही वहां से वो दूर है वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच हर दिन मुठभेड़ चलती रहती है, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन ने आम लोगों से मुठभेड़ वाली जगह से दूर रहने की अपील की है। साथ ही मुठभेड़ वाली जगहों पर 3 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि श्रीनगर, बडगाम और शोपियां के लोगों को हताहत होने से बचाने के लिए मुठभेड़ वाली जगह की ओर ना जाने और ना ही भीड़ लगाने को कहा है। वादी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के समय नागरिकों को नुकसान की आशंकाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। घाटी में मुठभेड़ स्थलों की ओर से लोगों का पहुंचना और सेना के ऑपरेशनों में खलल डालना एक गहरी चिंता का विषय बन चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासनों ने बारामूला और शोपियां जिले में मुठभेड़ वाली जगह के आसपास धारा 144 लागू करने का फैसला भी लिया है। गौरतलब है कि सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बयान दिया था और कहा था कि जो लोग आतंकियों के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियानों के दौरान पत्थरबाजी करते नजर आएंगे उन्हें देश विरोधी माना जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को गलत बताते हुए कहा कि उनका प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और व्हाइट हाउस के भीतर किसी तरह की हलचल नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मीडिया हमारे प्रशासन पर हमला करने का प्रयास कर रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मई में वाशिंगटन में पहली मुलाकात हो सकती है। दोनों की सरकारें पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का प्लान कर रही है। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश बना हुआ है। एजेंसी ने पाकिस्तान की लुढ़कती अर्थव्यवस्था, वहां व्याप्त आतंकवाद से पैदा हुए संभावित खतरे का हवाला दिया।
टेक्नोलॉजी के मामले में चीन के विकास की रफ्तार अब कई विकसित देशों को पीछे छोड़ रही है। चीन ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ड्रोन बनाकर इस तथ्य को साबित कर दिया है। चीन सौर ऊर्जा से संचालित अपने सबसे बड़े सोलर ड्रोन का परीक्षण जल्द ही कर सकता है। 25 साल के ऑस्ट्रियन शख्स को उत्तरी शहर ब्रूनो में उनके घर में हिरासत में ले लिया गया, जहाँ पर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। अपने आप को हैरोल्ड हिटलर कहने वाले इस शख्स को पुलिस ने 1947 ऑस्ट्रियन कानून के तहत गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान अपनी वायुसेना में 16 नए JF-17 थंडर जेट शामिल किए। इस जेट को चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब उनका देश किसी भी आक्रमण से सीमा सुरक्षित रखने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लाल शाहबाज कलंदर दरगाह में आत्मघाती बम धमाके में 76 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 250 लोग घायल हो गए। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 2003 से लेकर 5 फरवरी 2017 तक पाकिस्तान में आतंकी हमलों में कम से कम 28,201 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुए हमले के बाद प्रशासन ने अफगानिस्तान के साथ लगती तुरखम सीमा अनिश्चितकाल के लिए सील कर दी है। हमले में 72 लोगों की मौत हो गई थी। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गुरुवार को लाल शाहबाज कलंदर दरगाह पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने तुरखम सीमा को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया, क्योंकि आशंका ये कि इसी सीमा के जरिए आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। इस हमले में 72 लोगों की मौत हो गई थी। चीन ने ताइवान के महिला सांसदों के भारत दौरे पर ऐतराज जताया था। चीन की सरकारी मीडिया में ये चेतावनी दी गई थी कि इस दल की मेजबानी करके भारत आग के साथ खेल रहा है। तो थाने में बैठे दरोगा आखिर क्या कर रहे थे दिखाएंगे आपको आगे, लेकिन पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस में। ये शहर जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे है। जहर का जंगल है ये, जहाँ सारे अजगर कुंडी मार के बैठे। किसका जहर है, कौन उगल रहा है, किसको डस रहा है, किसी को नहीं पता। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, और ताकत की लहर जैसे ही उठे। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दी। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। हर सरकारी अस्पताल के ICDC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हें ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फूलों को छुएंगे तो कांटे हाथ को लगते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वे बिल्कुल आपके जैसी होती हैं। ढील दो तो पतंग के जैसी उड़ने लगती हैं। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा। बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। शायरी में आप बहुत कुछ कह जाती है। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं JK24/7 की खास पेशकश से न्यूज़ एक्सप्रेस। थाने में बैठे दरोगा जी क्या करते हैं, ऑन ड्यूटी क्या करते हैं, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, और आप खुद जान जाइए कि आखिर क्या एक पुलिस वाले को ऐसा करना चाहिए। पुलिस को शर्मसार करता एक अजीब मामला सामने आया है। एक पुलिस स्टेशन के SHO ने शिकायत दर्ज करवाने आए एक व्यक्ति से पुलिस स्टेशन में अपने कंधों की मसाज करने को कहा। घटना पंजाब के अमृतसर के, जहां सुल्तान विंद पुलिस स्टेशन के SHO रामेश्वर सिंह इस वीडियो में अपने कंधे दबाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि पगड़ी पहनने एक आदमी अपने परिवार वालों के सामने SHO के कंधे और पीठ की मसाज कर रहा है।
असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर प्रभजोत सिंह ने कहा कि वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। डीएसपी ने कहा कि पुलिस अब भी उस शिकायतकर्ता की पहचान की जांच करे जिन्हें मसाज करने का एसएचओ ने आदेश दिया था। वही लोगों का कहना है कि एसएचओ के लिए मसाज कराना कोई नई बात नहीं, वो पहले से ही शिकायतकर्ताओं से मसाज करवाता रहता है। रेडियो टैक्सी सर्विस देने वाला उबर भले ही कई दूसरे कारणों से विवादों में रहता है, लेकिन इस बार वो चर्चा में कुछ दूसरे कारण। दरअसल एक 22 साल के लड़के को उसने 1 करोड़ 25 लाख की सैलरी का पैकेज दिया है। मामला डीटीयू से जुड़ा हुआ है। डीटीयू में पढ़ने वाले इस लड़के को ये सैलरी दी जा रही है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक 22 साल के छात्र को उबर कंपनी ने सालाना 1.25 करोड़ रुपए की सैलरी पर रखा है। डीटीयू में कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर के छात्र सिद्धार्थ को उबर ने ये बड़ा ऑफर दिया है। सिद्धार्थ राजधानी के मशहूर दिल्ली पब्लिक स्कूल का छात्र रह चुका है। उसका बेसिक सैलरी $1,10,000 यानी करीब 71 लाख रुपए तय किया गया है। इसमें बाकी भत्ते जोड़ने के बाद सैलरी 1.25 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाती है। सिद्धार्थ के पिता कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं, जबकि उनकी मां एक फ्रीलांसर के रूप में स्पीचेस को ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करती हैं। डीटीयू कैंपस में अभी तक इंटरनेशनल प्लेसमेंट की सबसे बड़ी पेशकश सालाना 1 करोड़ 27 लाख रुपए की रही है। साल 2015 में सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने एक छात्र को 1 करोड़ 27 लाख रुपए का सालाना ऑफर दिया था। और अब देखते हैं कारोबार से जुड़ी कुछ अहम खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि 500 और 1000 के पुराने नोट चलन से बाहर किए जाने के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि में जबरदस्त सुधार आएगा। उर्जित पटेल ने कहा कि इस बात पर सभी सहमत हैं कि अर्थव्यवस्था में एक तेज गिरावट की स्थिति आई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के फैसले पर कॉर्पोरेट जगत के उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा नोटबंदी अभियान है, जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार, कालाधन और जाली मुद्रा की जड़ों पर प्रहार करना था। सैमसंग के ऑनर ली योंग ने प्रेसिडेंट पार्क को $40 मिलियन की रिश्वत देने की कोशिश की, जिसके बाद सैमसंग के ऑनर ली योंग को करप्शन केस में अरेस्ट कर लिया गया। सैमसंग के ऑनर की गिरफ्तारी से सैमसंग के शेयर पर असर देखने को मिल रहा है। नोटबंदी के बाद बैंक खाते में बड़ी रकम जमा कराने वाले कम से कम 9 लाख लोग सनदी के घेरे में उनके खातों में कम से कम 5 लाख रुपए जमा किए गए थे। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों में कमी लाने की तैयारी कर रही है। अभी तक बैंक कार्ड पर मुहैया कराई गई सुविधाओं के मुताबिक दरें तय करते थे। नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार नंबर जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। साथ ही सभी उपभोक्ताओं से इस डेडलाइन को पालन करने की अपील की है। रिटायरमेंट बॉडी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर को जरूरी कर दिया है। निकल शेयर्स की बात करें तो निफ्टी में शुमार शेयर्स में 29 हरे निशान में और 22 गिरावट के साथ कारोबार बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा तेजी सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के शेयर्स में देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल ने मोबाइल नेटवर्क पर जनवरी में सबसे ऊंची औसत 8.42 मेगाबाइट प्रति सेकेंड की सबसे तेज डाउनलोड गति दर्ज की। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े ब्रॉडबैंड सेवा नेटवर्क रिलायंस जियो पर ये आदी होकर 8.34 एमबीपीएस पर आ गई। अपने सपने को जीने और अमेरिका में रहने के लिए हर हफ्ते औसतन 3 भारतीय $5 लाख तक की रकम खर्च करें। खबर के मुताबिक भारतीयों की ओर से EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम के तहत ग्रीन कार्ड पाने के लिए इतनी भारी भरकम रकम खर्च की जा रही है। आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 143वें स्थान पर रहा। भारत की रैंकिंग पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत के दक्षिण एशियाई देशों के पीछे है। बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों का लागू करने के बाद से कई तरह की बातें की जा रही, लेकिन वास्तव में अनियमितता सिर्फ बीसीसीआई में नहीं है। कई खेल संस्थानों में ऐसे अनियमितता बरकरार और खास तौर से खिलाड़ियों के पौष्टिक आहार और मेवे के लिए जाने वाले खर्च को खा लिया जाता है। इसको लेकर अब निर्देश दिया गया है जांच का। देश के नाम पदक जीतने के लिए खिलाड़ी दिन रात ग्राउंड्स में पसीना बहाते हैं, लेकिन जब उनकी खुराक ही पूरी नहीं होगी तो एनर्जी कैसे मिलेगी और फिर पदक जीतने का सपना कैसे पूरा होगा। एथलीट्स ने खेल मंत्रालय से शिकायत की कि कोच और अधिकारी उनके मेवे और ताजे फल खा जाते हैं। इस शिकायत पर मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भारतीय खेल प्राधिकरण के 18 केंद्रों की जांच करने का आदेश दिया है। जिन खिलाड़ियों को सरकार से मिलने वाले काजू बादाम नहीं मिलते हैं, उनमें अधिकतर जूनियर एथलीट्स हैं। खेल सचिव एंजेतो श्रीनिवास ने कहा कि कुछ ऐसे मामले जहां से उनको बेनामी शिकायतें मिली और उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को केंद्रों की जांच के लिए कहा गया है कि वे उन केंद्रों का सभी तरीकों से जांच करें। दिल्ली के साई केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को सरकार की तरफ से प्रतिदिन की खुराक और एनर्जी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं।
खिलाड़ी की खुराक कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और कुछ मामलों में न्यूट्रिशनिस्ट तय करते हैं। उसके मुताबिक इस साई केंद्र के प्रमुख कैटरर को ऑर्डर किया जाता है। खिलाड़ियों की तरह कोच को भी सरकार की ओर से मेवे मिलते हैं, लेकिन साई अधिकारियों ने बताया कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें कोच कैटरर से मेवे के बदले रुपए देने को कहते हैं। और खेल जगत की कुछ अहम खबरें आगे हैं। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच जल्दी मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमें बांग्लादेश में इमर्जिंग कप में एक दूसरे से भिड़ सकती हैं। टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लिए इंतजार करें। भारत ए के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास में चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का अच्छा मौका है। साना मिर्जा ने सर्विस टैक्स चोरी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए उन्हें तेलंगाना सरकार ने बतौर ट्रेनिंग इंसेंटिव दिए थे। आईपीएल के गुजरात रॉयल्स टीम के असिस्टेंट कोच की भूमिका में भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ नजर आएंगे। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर सैमुअल्स पर गेंदबाजी नहीं करने के बैन हट गया है। 1 साल के लिए लगाए गए इस बैन को आईसीसी ने वापस ले लिया। शरद कमल और युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी हरमीत देसाई ने आईटीटीएफ वर्ल्ड टूर इंडिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय बल्लेबाज करुण नायर ने मस्टांग कार खरीदी है। इसका नंबर KA03NA303 है, जिसमें करुण नायर के खेल का राज छुपा है। हर 74 मिनट में गोल करने वाले रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग में 523 मिनट के खेल में कोई गोल नहीं किया। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने घोषणा की कि उन्होंने रेडिट के संस्थापक एलेक्सिस ओहानियन से सगाई कर ली है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए JSCA मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद कुलदीप सिंह को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और यार रुकते छोटे से ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब आप लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको यूपी में क्या है वोटर का मिजाज, जानेंगे उनके हटके कैसे हैं वो और क्यों दिखाते हैं वो अपने झटके। वोटर यूपी के पार्ट 2। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे लिप्योर आरओ सिस्टम, इंडिया फर्स्ट स्मार्ट आरओ। ये शहर जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे है। जहर का जंगल है ये, जहाँ सारे अजगर कुंडी मार के बैठे। किसका जहर है, कौन उगल रहा है, किसको डस रहा है, किसी को नहीं पता। लिव प्योर इंडिया का पहला स्मार्ट आरओ। इसका स्मार्ट ऐप समय से पहले करे सभी सेंटर को अलर्ट। कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हें ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फूलों को छुएंगे तो कांटे हाथ को लगते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे बिल्कुल आपके जैसी होती हैं। ढील दो तो पतंग के जैसी उड़ने लगती हैं। आस्था पर्वतों को हिला सकती है। पीढ़ियों से विभाजित आस्था से जुड़े कृष्णा साईं अगरबत्ती, घर की दिव्य शक्ति। मेरा ट्रिगर तो बस ऑर्डर पे चलता है। मैं कोई सुपरमैन तो हूं नहीं जो सिस्टम के ऊपर चला जाऊं, और इतना कमजोर भी नहीं हूं कि सिस्टम से कुचला जाऊं। जिसे माना जा रहा है 2019 का सेमीफाइनल। सबसे बड़े सूबे समेत और 4 राज्य। जो जीतेगा वही होगा सिकंदर। तो इस बार किसकी होगी सरकार? ये असली खालसा नहीं है। मेरा वोट मेरा मुद्दा।
सुनो और चुनो। चुनाव की हर छोटी बड़ी बातें, हर जरूरी खबर एक साथ हमारे साथ देखिए सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। आओ बदले हम। इस बार किसकी सरकार? जनादेश 2017। यूपी के वोटर्स को समझने की चाहे कोई भी पार्टी दावे करे, लेकिन यहाँ के वोटर्स को कोई नहीं समझ पाया। राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी यूपी की राजनीति एक चक्रव्यूह की तरह है। यहाँ के वोटर को चाहिए क्या? ये अब भी अबूझ पहेली की तरह है। विकास या फिर वही पुराना जाति धर्म का राज। जानेंगे आज पिछले 3 दशकों में कैसा रहा है यूपी की जनता का मिजाज। तो यूपी अब तीसरे दंगल की ओर बढ़ रहा है। तीसरे चरण के लिए 19 फरवरी को मतदान होंगे और आज इस चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम गया है। आज यहां रैलियों का रेला देखने को मिला। प्रमुख 4 राजनीतिक दलों के दिग्गज यहां आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन इस तीसरे दंगल में आखिर क्या कुछ नया होने गया देखेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। इसके बाद हम जानेंगे यूपी के वोटर का मिजाज भी कि वो कितना हटके और कितना झटके देते हैं और इस रैली के बाद से उनमें क्या बदलाव आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों के अंदर 140 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन यूपी का यह दंगल अभी भी जारी है। 19 फरवरी को एक बार फिर यूपी की 69 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। मतदान से ठीक पहले शुक्रवार को भी सभी राजनीतिक दलों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। अखिलेश यादव से लेकर उनकी पत्नी और राहुल गांधी से लेकर मायावती तक ने शुक्रवार को कई बड़ी रैलियां की और अपने अपने पक्ष में जन समर्थन हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जनता के लिए लोक लुभावने वादों की झड़ी लगाने में भी नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन ऐसा प्रचार इससे भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सीधे सीधे जनता की सोच पर प्रभाव डालता है। यूपी के दूसरे चुनावी दंगल से पहले आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने से बाज नहीं आए। लालू प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी यूपी के दत्तक पुत्र हैं तो पिता कौन है? उन्होंने हमला तेज करते हुए कहा कि रिश्ता जोड़ने से कोई चुनाव नहीं जीत जाता। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने गुरुवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये कहते हुए तंज कसा था कि उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अब न हंसाने का निवेदन भी किया। लालू प्रसाद ने किसी का नाम लिए बिना ट्वीट कर लिखा, पंजाब में खून का बेटा और उत्तर प्रदेश में दत्तक पुत्र, गजब है रे भाई, इतना मत हंसाओ। वहीं तीसरे चरण में प्रचार में आखिरी दिन औरैया में डिम्पल यादव ने भी रैली करके लोगों को सपा की तरफ आकर्षित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। डिम्पल ने परिवार के झगड़े का जिक्र करते हुए लोगों से कहा कि झगड़े में पार्टी की चाबी और भाभी दोनों आपके अखिलेश भैया के साथ हो गई हैं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी को विजयी बनाकर एक बार फिर सेवा का मौका दें। डिम्पल ने इस मौके पर विरोधियों पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मन की बात तो घंटों तक की जाती है, लेकिन काम की बात एक भी नहीं होती। यूपी में एक तरफ रैलियों का दौर जारी रहा तो वहीं आज रायबरेली में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी एक मंच पर नजर आए। प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार में कूदना कांग्रेस के लिए काफी कुछ बयां कर रहा था। मतलब साफ था कि प्रचार का आखिरी दिन कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए पूरी तरह से प्रियंका गांधी पर अपना दांव खेल दिया। खैर आज देर शाम को यूपी के 12 जिलों में प्रचार पूरी तरह से थम चुका है और रविवार को 69 सीटों पर मतदान को लेकर अंतिम तैयारियां भी जारी है। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें 826 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे, जबकि 2,41,00,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तीसरे चरण में फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिले की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2012 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने इन 69 में से 55 सीटें जीती थी। वहीं बीएसपी को 6 और बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। 2 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आई थी और एक निर्दलीय के पास गई थी। इस चरण में कुल 826 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 2,41,00,000 मतदाता कुल 25,603 मतदान बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश विधानसभा में बाकी 4 चरणों का चुनाव 23 और 27 फरवरी, 4 और 8 मार्च को होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। विकास के दावे किए गए होंगे,
लोगों को कहा जाएगा कि हम बहुत सारे वादे पूरे करेंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा? जब चुनाव होगा तो लोग क्या करेंगे? यहाँ के वोटर्स बड़े अजीबोगरीब हैं और बहुत झटके देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 अब तक के चुनावों से अलग रहने वाला है। भाजपा, बसपा और सत्ताधारी समाजवादी पार्टी अभी से मुकाबले में है। बसपा अपने परंपरागत दलित वोट बैंक के साथ अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा और सवर्ण समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी है, तो भाजपा लोकसभा चुनाव 2017 के प्रदर्शन दोहराने के समीकरण में मंथन में जुटी है। सपा को विश्वास है कि उसका परंपरागत यादव वोट बैंक के साथ अल्पसंख्यक उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि यहां विकास से ज्यादा जाति और धन के आधार पर वोटर अपने विधायक और सांसद चुनते हैं। यूपी का जातीय समीकरण क्या है, यह भी आपको दिखाते हैं। 17 अति पिछड़ी जातियों का उत्तर प्रदेश में है जनसंख्या और पिछड़े वर्ग के ग्रामीण जनसंख्या जो है काफी कुछ कहता है। विमुक्त जातियों की संख्या यहां 17.60% से अधिक है। इसके अलावा सामाजिक समीकरण में सामान्य वर्ग करीब 20%, पिछड़ा वर्ग 54%, अनुसूचित जाति 24% और अनुसूचित जनजाति वर्ग करीब 10.6% है। सामाजिक समीकरण में सामान्य वर्ग 20%, पिछड़ा वर्ग 54%, अनुसूचित जाति 24.95%। समझा जा सकता है कि वोट बैंक के लिए क्या कुछ किया जाता होगा। अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी में निषाद, मछुआरा 12.1%, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और काची 8.56% है। कुर्मी पटेल 7.46% है। लोध और किसान जो है 6.06%, पाल बघेल 4.43% और तेली भी जो है वो कुछ इसी हद तक है। कुमार प्रजापति 3.42%, राजभर 2.44%, नोनिया चौहान 2.33% और विश्वकर्मा भी करीब 1% है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी मुद्दे तो बहुत रहते हैं जो कमोबेश विकास से लेकर सामाजिक सद्भाव तक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में पहुंचने के लिए किसी न किसी विशेष वर्ग का सहारा लेना ही पड़ता है। जाति की इस राजनीति ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बारी बारी सत्ता का सिंहासन भी दिलाया, लेकिन उसमें भी गणित ये रहा कि दूसरी पार्टियों के उसी खास वोट बैंक को साधा गया तो किसी पार्टी का आधार वोट माना जाता रहा है, क्योंकि बिना उसके यूपी में सरकार बनाना आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। चलिए पिछले 2 विधानसभा चुनाव के वोट बैंक को जानते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। तो 2007-2012 के ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं हम, जिसमें ये बीजेपी के वोटर्स हैं, जिसमें वैश्य की संख्या जो है, वैश्य जाति जिनके वोटर आधार माने जाते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। थोड़े तफसील से हम जानेंगे यहां पर कि बारी बारी से बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो 2007 में कितने थे, 2012 में वो बढ़कर कितने हुए हैं। कांग्रेस के आंकड़े भी आप देख रहे हैं, प्रतिशत में सभी आंकड़े कि उन्हें कितने वोट मिले थे उस दौरान। बीजेपी की बात पहले कर लेते हैं। तो बीजेपी में 2007 में 10% ब्राह्मणों ने वोट किया, 2012 में ये बढ़कर 19 हो गया। 2 राजपूतों की संख्या अगर कह ले तो 20% 2007 में समाजवादी पार्टी की तरफ से थे। जो 2007-2012 2 आंकड़े आप देख पा रहे हैं। वैश्य जो कि आधार है बीजेपी का, ये 52% था 2007 में इनको वोट देने वाला, लेकिन ये इनकी संख्या घट गई, 42% हो गई। ब्राह्मण भी बीजेपी का वोटर माना जाता है, 44% ब्राह्मणों ने 2007 में ब्राह्मण जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 38% हो गई ये 2012 के विधानसभा चुनाव में। राजपूतों की संख्या 46% थी जिन्होंने सपोर्ट किया था बीजेपी को, लेकिन ये घट 2012 में 29% हो गए। कुर्मी कोरी भी बीजेपी को 42% उन्होंने वोट किया था 2007 में, लेकिन 20% रह गए घटकर 2012 में। तो ये आंकड़े चौंकाते हैं कि कैसे धीरे धीरे कर सियासत जो है वो बढ़ते जा रही है। यहां पर यूपी की सियासत में जातीय समीकरणों के जाल को देखें तो इसमें चुनाव दर चुनाव किसी पार्टी का फायदा बढ़ता गया तो किसी का नुकसान होता गया। क्या कुछ और कैसे नुकसान हुआ ये आपको दिखाते हैं। जो जातियों का वोट ब्रेक हुआ है वो कैसे आपको दिखा रहे हैं बीजेपी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वैश्य वोट बैंक सबसे ज्यादा रहा है, बीजेपी का आधार रहा है ये, लेकिन पिछले 5 साल में इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ये जातियों का वोट ब्रेक हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बीजेपी में कौन सी जाति के कितने वोटर को वोट देते। ब्राह्मण, राजपूत और कुर्मी कोयरी वोटों में भी भारी गिरावट आई है बीजेपी के जो बेस वोटर थे उनमें। इसके पीछे एक बड़ी वजह मायावती की सोशल इंजीनियरिंग मानी जाती है। जब उन्होंने हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा दिया तो उसके बाद से बीजेपी के जो आधार वोटर थे वो भी खिसकने लगे थे। 2007 में जातिगत समीकरणों में सबको चित कर दिया था। अब बीएसपी के जातिगतों का समीकरण देख ले, उनका वोट ब्रेक देख लेते हैं।
2007 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी के पास जाटव, पासी, वाल्मीकि समाज के वोट थे। 2014 में बदलाव की बहर चली और इस वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी से लगाने में कामयाब हो गई। ये सारे वोट बैंक थे बीएसपी के, लेकिन 2012 में मामला बदल गया, गड़बड़ हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में जाट और वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य दलितों का वोट बेस भी घटा है बीएसपी का, जो कि आधार वोटर है। कांग्रेस की बात करते तो कभी कांग्रेस का यूपी में एक छत्र राज हुआ करता था और तमाम वोटर्स जो होते, किसी भी जाति वर्ग के होते थे, किसी भी धर्म के होते थे, कांग्रेस को ही चुनते थे। 1989 के बाद यूपी में